क्या एक युद्ध किसी सुपर पावर की 80 साल पुरानी साख को रातों रात खत्म कर सकता है? ईरान युद्ध के बाद अमेरिका के हथियार कम हुए या नहीं, ये तो पेंटागन बेहतर जानता है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि दुनिया भर के देशों में अमेरिका को लेकर ट्रस्ट इशू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईरान युद्ध से पहले जो देश अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठे थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती। यही रीजन है कि आज जापान जैसा देश जो पिछले 80 सालों से शांतिवादी नीति पर चल रहा था, अब अपनी खुद की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने में जुट गया है। और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कितनी कम हुई है, इसका सबसे बड़ा सबूत साउथ कोरिया है। जो देश पिछले 70 से ज्यादा सालों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट था, उसने अमेरिका के सीधे आदेश के बाद भी ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदने से साफ इनकार कर दिया। When I called recently, President of South Korea, who I like, I think he's very nice actually, but I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया? देखिए, एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जापान और साउथ कोरिया। आखिर ये अमेरिका से दूरी क्यों बना रही है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1945 से पहले जापान एक बहुत ही अग्रेसिव मिलिट्री पावर था? आज जिन कंपनीज को आप कावासाकी, यामाहा या मित्सुबिशी के नाम से जानते हैं और जिनकी कार्स या बाइक्स आप सड़कों पर देखते हैं, वो 1945 से पहले फाइटर जेट्स, युद्धपोत और सेना के हथियार बनाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जिसमें उन्होंने ये कसम खाई कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसके बाद जापान ने अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी और अपनी सारी ताकत इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी। लेकिन आज 2026 में जो परिस्थितियां हैं ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जापान अब अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी को छोड़कर फिर से एक मजबूत मिलिट्री कैपेबिलिटी बनना चाह रहा है। अब जाहिर है कि 80 से 82 साल बाद कोई अगर शांति का रुख अपनाने के बाद अगर अब खुद की सेना बना रहा है, तो इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन तो होगा ही। तो जान लीजिए कि इसके 4 मेन रीजन क्या है। पहला, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन यूएस। ईरान युद्ध और हाल के ग्लोबल क्राइसिस में जापान यह ऑब्जर्व कर रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को सुरक्षा देने में या तो इनकेपेबल है या फिर अनविलिंग। पूरी दुनिया ने देखा कि जो देश महीनों तक ईरान से युद्ध लड़कर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ऐसी सुपर पावर अमेरिका किसी और की सुरक्षा आखिर कैसे करेगा? जापान को समझ में आ गया है कि यूएस मिलिट्री बेसिस के भरोसे बैठकर अपनी सोवरेनिटी की रक्षा नहीं की जा सकती और इसी वजह से जापान ने अपनी आर्मी बनाने का फैसला किया। दूसरा रीजन है चाइना फैक्टर। चाइना लगातार जापान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका चाइना से जापान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका खुद ही कमजोर पड़ा है। ऐसे में अगर चाइना मौके का फायदा उठाकर जापान को परेशान करना शुरू कर दे, तो जापान के पास सेल्फ डिफेंस का कोई जरिया नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है रशिया चाइना अलायंस। रशिया और चाइना का बढ़ता एक्सेस जापान के दरवाजे पर सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और चौथा है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन का अनिश्चित रवैया और उनका न्यूक्लियर मिसाइल। इसलिए जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर अपनी जीडीपी का 2% यानी कि $56 बिलियन से ज्यादा कर दिया है। और एजम्पशन यही है कि आने वाले टाइम में मित्सुबिशी और कावासाकी जैसी बड़ी कंपनीज फिर से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार बनाना शुरू कर देंगी। और बात सिर्फ जापान की नहीं है, साउथ कोरिया ने भी अमेरिका पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। ईरान युद्ध के बाद से साउथ कोरिया और यूएस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ दशकों पुराने सैन्य संबंधों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में चल रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस के समय और आकार दोनों में भारी कटौती कर दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि अब हम साउथ कोरिया की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ऐसे क्यों कह रहा है, इससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि अमेरिका साउथ कोरिया की सेफ्टी क्यों कर रहा था। देखो, 1953 में
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर चल रहा था और अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ से लड़ रहा था। तब अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया ने सीज फायर पर साइन किया था। इस सीज फायर के साथ ही अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत अमेरिका नॉर्थ कोरिया और चीन से साउथ कोरिया की रक्षा करेगा। उस टाइम अमेरिका ने अपने सैनिक साउथ कोरिया में तैनात किए, जो समय समय पर साउथ कोरिया की मिलिट्री के साथ जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस समय भी साउथ कोरिया में अमेरिका के लगभग 39,000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन अब अमेरिका ने यही धमकी दी है कि वो साउथ कोरिया के साथ न सिर्फ अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस को कम करेगा, बल्कि साउथ कोरिया में जो अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उन्हें भी वापस बुलाएगा। We have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? That's strange. No, we'd rather not get involved. मतलब अमेरिका अब साउथ कोरिया की सेफ्टी करने से हाथ खींच रहा है। तो अब सवाल है कि अमेरिका जब इतने सालों से साउथ कोरिया की सुरक्षा कर रहा था, तो अचानक पीछे क्यों हट रहा है? वजह है वही ईरान युद्ध और ट्रस्ट इशू। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जारी वॉर के दौरान अमेरिका चाहता था कि साउथ कोरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना भेजे ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन साउथ कोरिया सरकार ने इस अभियान में शामिल होने से साफ मना कर दिया। ये साफ कह दिया कि भाई ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम देखो। इससे ट्रंप नाराज हो गए। साउथ कोरिया से अपनी सेना हटाने की मुख्य वजह यही है। दूसरा रीजन है फ्री राइडर कंटेंशन। अमेरिका लंबे टाइम से ये कहता आ रहा है कि साउथ कोरिया एक डेवलप्ड और रिच कंट्री है, फिर भी वो अपनी सुरक्षा का खर्च उठाने की बजाय अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों पर फ्री राइड ले रहा है। अमेरिका मांग कर रहा है कि साउथ कोरिया अमेरिकी सैनिकों के रखरखाव का खर्च बढ़ाकर $5 अरब सालाना करे। अभी साउथ कोरिया अमेरिका को सैन्य सहायता के लिए हर साल लगभग $1 अरब देता है। अब साउथ कोरिया के पास क्या विकल्प है? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग की सरकार ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने, मिसाइल डिफेंस बढ़ाने और अपनी सेना की कमान खुद अपने हाथों में लेने यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल की तैयारी तेज कर दी है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो बॉटम लाइन बहुत साफ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 70 से 80 सालों तक जिस ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अमेरिका ने कंट्रोल किया था, अब वो ढह रहा है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का संदेश बहुत स्पष्ट है, पैसा दो या हमारा सहयोग करो, वरना अपनी सुरक्षा खुद करो। यही वजह है कि जापान और साउथ कोरिया जैसे अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी अब अमेरिका से पूरी तरह रिश्ते तोड़े बिना खुद को मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामले में इतना सक्षम बना रहे हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो अपनी सोवरेनिटी की रक्षा खुद कर सके। 21वीं सदी का नया कड़वा सच यही है कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर किसी को बिना शर्त सुरक्षा नहीं देती। आप इस पूरे बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जापान और साउथ कोरिया का ये कदम सही है? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।